पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट्स। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वस्तुनिष्ठ विधि, है ना, ऑब्जेक्टिव मेथड्स। मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने एक वीडियोस में, हर एक वीडियोस में यही बताती हूँ कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को लेकर के आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। यदि पेपर ऑब्जेक्टिव भी होगा तब भी आपको पढ़ना तो सब्जेक्टिव ही तरीके से होगा ना। क्यों? क्योंकि जब आप पूरा पढ़ेंगे तभी तो वो वहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर चाहे जहाँ से उठा ले, आप कम से कम उसका आंसर तो दे पाएंगे ना। और यदि ऑब्जेक्टिव होगा तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना होइए, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जो आपके टेट और सीटेट के पेपर होंगे ना आगे, वो सब भी तो ऑब्जेक्टिव ही होंगे ना। तो सोचिए उन सब की प्रिपरेशन आपकी अभी से ही हो जाएगी। ठीक, सो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया ना करते हुए। और बाकी आज हम थोड़ा सा समझाते चलेंगे क्योंकि कुछ बच्चों का कहना है कि मैम आप सिर्फ रीड करती हैं। सो उनके लिए भी मैं थोड़ा सा उनकी बातों पे भी ध्यान दूंगी। और हाँ, आप लोग भी कमेंट्स कर दिया करिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं तो मुझे बुरा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे दो बच्चों ने कल लिखा कि मैम थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया करिए, है ना, तो उनकी बातों पे विशेष ध्यान देंगे। मतलब ये नहीं सोचिएगा कि अरे मैं ऐसा कुछ लिख दूँ तो मैम को शायद बुरा लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये तो आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप अपने नज़रिए से कैसे देख पा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, और ये हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कमेंट्स करके कम से कम अपनी बात सहज तरीके से कह तो पा रहे हैं हमसे, है ना। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बात करेंगे हम लोग? प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड की। और बाकी लैंग्वेज इतनी ईजी है ना कि आप सिर्फ अगर मुझे सुनेंगे ना तब भी आप आराम से चीज़ों को कर लेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ समझाने वाला तरीका होगा मैं वहाँ समझा दूंगी। बाकी आपको सिर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ सुनना है कंसंट्रेट होकर के। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा, है ना। तो पीडीएफ भी मिल जाएगी, एक बार आप स्वयं से भी जिसमें पढ़ सकें। ठीक, अब देखिए प्रयोगात्मक विधि मनोविज्ञान की सर्वाधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण विधि है। विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन एक नियंत्रित वातावरण में करना और उनका गुणात्मक तथा मात्रात्मक रूप से विवेचन करना ही इस विधि की प्रमुख विशेषता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग वुंट ने 1879 में किया था। अब क्वेश्चन अगर मल्टीपल बनना होगा तो यहाँ से बन सकता है। क्या क्वेश्चन में क्या आएगा? मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस विधि यानी मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आप लोग क्या लगाएंगे? आपके पास चार ऑप्शन होंगे, प्लेटो, रूसो, वुंट, या कोई भी चार ऑप्शन होंगे। आप क्या लगाएंगे? वुंट इज द करेक्ट आंसर। कब किया हो सकता है आ जाए, खैर इतना डीप नहीं पूछेंगे कि आपसे सन पूछने लगे। फिर देखिए एंजल के अनुसार, अब ये आपको सबके फिलोसफर्स के अनुसार, अब मैं इसमें कुछ नहीं समझा सकती। क्यों? क्योंकि जो एंजल ने कहा है आपको वो उसको एज इट इज़ ही याद रखना होगा, है ना। उसमें आप शब्दों का फेरबदल कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो जैसे है आपको वैसे ही पढ़ना होगा। और ऐसे ही पेपर में भी आएगा, यही पूरी लाइन लिख करके आएगी और बोला जाएगा कि ये किसके अनुसार कहा गया है, किसके अनुसार बोला गया है। तब वहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन होंगे, आपको एंजल टिक करना होगा। जो बच्चे कहते हैं मैम मुझे ये सब चीज़ें नहीं याद हो रही हैं, मैं क्या करूँ, तो याद आपको करना ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप एक कॉपी पे लिख लीजिए, है ना, रफ कॉपी लेकर के ही चाहे बैठा करिए, एक बार उसको दिन भर में रिवाइज करिए, वो अपने आप चीज़ें स्मरण में रहेंगी आपके। ठीक, फिर देखिए एंजल के अनुसार प्रयोग के अंतर्गत किसी विषय का निरीक्षण नियंत्रित अवस्थाओं में किया जाता है ताकि हम जान सकें कि किन कारकों का प्रभाव प्राप्त परिणाम पर पड़ रहा है। समझ में आई बात? अब देखो वही चीज़ सेम जहोदा के शब्दों में क्या कही गई कि नियंत्रित परिस्थिति में किए गए निरीक्षण ही प्रयोग है। मतलब सब लोग बता रहे हैं कि प्रयोग क्या है। अब वही बात कैंस्टियर के शब्दों में क्या कही गई? इन्होंने कहा कि शब्दों में प्रयोग के मूल आधार स्वतंत्र चर में परिवर्तन का आश्रित चर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन है। ठीक, अब सेम अगर यदि यहाँ पे हम बात करें प्रयोगात्मक विधि के जो गुण हैं, यानी कि आखिर उसकी कुछ मेरिट्स भी होंगी, डिमेरिट्स भी होंगी, हर एक चीज़ की होती हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक विधि, ये जो गुण है इसके कि यह विधि वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ है क्योंकि इस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम वैध और विश्वसनीय होते हैं, है ना। इससे पहले जो आपने पढ़ी थी उसमें परिणाम वैध और विश्वसनीय नहीं थे। अब देखिए जिसने कल की क्लास नहीं देखी जा करके देख लीजिएगा। फॉर योर काइंडली इन्फॉर्मेशन पेपर 1 यानी आपका 80 नंबर की क्लासेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है ना। अब ये क्या चल रहा है आपका पेपर 2 सुबह 10 बजे और पेपर 3 आपका कब चल रहा है? तो शाम को 5 बजे, है ना। तो ज़रूर से क्लास देख लीजिएगा एक बार। और पुरानी क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी, जो आज नए जुड़े हैं, वो जा करके पुरानी क्लासेस जब आप फ्री हो आराम से देख लीजिएगा। टेंशन नहीं लीजिए कि हाय मेरा कोर्स छूट गया, ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। ये यूट्यूब है, यही आपके पास बेनिफिट है। ठीक, अब देखिए वैज्ञानिक विधि के बाद में क्या है? नियंत्रित वातावरण है। इस विधि द्वारा अध्यापक दक्षता पूर्वक अपने शिक्षार्थियों की मानसिक
और भौतिक दिशाओं का पता लगाता है और बच्चों को उचित तथा नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है। पुनरावृत्ति यानी इस विधि का एक गुण है पुनरावृत्ति, क्योंकि इस विधि में प्रयोग के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष और अधिक सत्य और विश्वसनीय बनाने हेतु प्रयोग को पुनः दोहराया भी जा सकता है। अब यदि प्रमाणीकरण की बात करें तो देखिए, इस विधि में प्रयोगकर्ता किसी दूसरी परिस्थिति में किए गए प्रयोगों के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों की जांच किसी अन्य परिस्थिति में आसानी से कर सकता है तथा इसमें दोनों के ही निष्कर्ष समान होते हैं। यही इस विधि की प्रामाणिकता है। अंतः निरीक्षण एवं बाह्य निरीक्षण का संकलन। इस विधि में वस्तुनिष्ठ तथा आत्मनिष्ठ दोनों प्रकार के आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। अतः विषय से अंतः निरीक्षण के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। अतः विषय से अंतः निरीक्षण रिपोर्ट लेकर यह देखा जाता है कि यह रिपोर्ट प्रयोज्य के वस्तुनिष्ठ आंकड़ों के अनुरूप है या नहीं। इस संदर्भ में अब देखो, यही आपको याद करना है क्या कि इस संदर्भ में टिचेतन ने कहा, प्रयोग मात्र बाह्य निरीक्षण एवं अंतः निरीक्षण को नियंत्रण में लाने की एक निपुण रीति है। बस ये लाइन आपसे पूछ दी जाएगी और कहा जाएगा किसके अनुसार कहा गया, तब आपको बताना होगा कि ये टिचेनर के अनुसार कहा गया। ठीक है। अब देखो, उपर्युक्त गुणों के कारण प्रयोगात्मक विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्ष सत्य और विश्वसनीय होते हैं, फिर भी इसमें कई प्रकार की त्रुटियां होती हैं। अब क्या इनकी डीमेरिट्स होती हैं इस विधि के, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले नियंत्रण की कठिनाई होती है, यानी कि वास्तविक रूप से विषय की मानसिक स्थिति को पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर अनेक आंतरिक एवं बाह्य दशाओं का प्रभाव पड़ता है। इन बाह्य दशाओं को तो एक सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु आंतरिक दशाओं को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है। ठीक, सभी प्रयोग मनुष्य पर संभव नहीं। क्या कि हर एक आप जो भी अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे वो ह्यूमन बींग्स पर संभव नहीं है। ठीक, अब देखिए, इस विधि में सभी प्रकार के प्रयोग मनुष्यों पर संभव नहीं है, अतः इसी जगह पर इसकी उपयोगिता कम हो जाती है। कैसे कि इसके अलावा कई प्रकार की मानसिक क्रियाओं जैसे अचेतन मानसिक क्रियाओं का अध्ययन प्रयोगशाला में संभव भी नहीं है। लंबी एवं महंगी विधि, इस विधि में बहुत समय लगता है। इस विधि को प्रयोग में करने में व्यय भी बहुत होता है, यानी बहुत खर्चीली है। अब देखिए, क्या एक पॉइंट्स है कि प्रयोगकर्ता के साथ सहयोगी की कमी, यानी कभी कभी प्रयोज्य विषय प्रयोगकर्ता के साथ पूरा सहयोग नहीं करते हैं, यानी कि जो आपका पार्टनर है वो आपकी हेल्प नहीं करता है। इतने सारे दोष होने के बाद भी प्रयोगात्मक विधि अनुसंधान की सर्वोत्तम विधि स्वीकारी जाती है। अब सोचो, ये सब क्या है, डिमेरिट्स हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, सर्वोत्तम विधि मानी गई है अनुसंधान के उसमें। ठीक, इस संबंध में स्किनर महोदय, बस ये फिर आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है क्या कि स्किनर महोदय का कहना है कि कुछ अनुसंधानों के लिए प्रयोगात्मक विधि को बहुधा सर्वोत्तम विधि समझा जाता है। अब देखो, जीवन इतिहास विधि क्या है, केस हिस्ट्री या स्टडी मेथड की यदि बात करें तो देखिए, किसी भी बालक, व्यक्ति या प्राण की विलक्षणताओं अथवा सामान्य व्यवहार के कारण का पता लगाने हेतु और उसके व्यवहार को उचित दिशा प्रदान करने हेतु हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। अब यदि क्रो एवं क्रो के अनुसार बात की जाए तो जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है। इस विधि को नैदानिक विधि भी कहते हैं। अगर यदि हम ट्रेक्सलर के अनुसार बात करें तो देखिए, एक व्यक्ति का विस्तृत अध्ययन है जिसका प्रयोग अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति के समायोजन में सुधार करना है। प्रायः देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार के व्यक्ति अपराधी, मानसिक दोषी, रोगी, झगड़ालू, समाज विरोधी कार्य करने वाले आदि विभिन्न मनोवैज्ञानिक के संपर्क में आते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अवांछनीय व्यवहारों के कारण एवं मानसिक असंतुलन की स्थिति वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के पूर्व इतिहास की विभिन्न कड़ियों को आपस में जोड़ता है। इसके लिए वह विभिन्न लोगों से, विषय के यानी कि माता पिता, शिक्षकों से संबंधियों यानी उसके रिलेटिव्स, पड़ोसियों आदि संपर्क कर पूछताछ करता है और व्यक्ति के से संबंधित कई तथ्यों का संकलन करता है तथा इन्हीं तथ्यों के द्वारा उन कारणों का पता लगाता है जिसके कारण विषय मनोविकार का शिकार बनकर अनुचित व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार इस विधि का उद्देश्य व्यक्ति को किसी विशिष्ट व्यवहार के कारण की खोज करना है। ठीक, अब देखिए, जीवन इतिहास विधि गुण, यानी अब जीवन इतिहास यानी जो केस हिस्ट्री स्टडी मेथड है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, वस्तुनिष्ठ, अब आप क्या पढ़ रहे हैं, तो केस स्टडी। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी कुछ प्रॉब्लम होती है ना, बोलते हैं वो साइकोलॉजिस्ट के पास गए, तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उसकी पहले पूरी बात सुनते हैं, फिर उस केस से जुड़े जितने लोग होते हैं उनकी पूरी बात सुनते हैं, है ना, फिर उनकी बातों को गहन अध्ययन करते हैं, फिर जो भी उनका पूरा प्रोसेस है वो करते हैं। सो बस ये आप वही पढ़ रहे हैं ना, जैसे आपने CID देखा होगा उसमें दया देखा है ना, बस वैसे ही देखो, निदानात्मक अध्ययन की सर्वोत्तम विधि मानी गई है ये, कि इस विधि में
इस विधि के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार विशेष के विभिन्न कारणों की विस्तृत एवं बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त हो जा सकती है। अतः यह निदानात्मक अध्ययन की सर्वोत्तम विधि। निदानात्मक अर्थात मतलब कि कारण युक्त, है ना। अब देखो, वैध एवं विश्वसनीय मानी गई है कि इस विधि में अत्यंत व्यापक तरीके से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया जाता है, अतः इस विधि के द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वैध तथा विश्वसनीय होते हैं। यदि विकासात्मक दोषों का पता लगाने में बात की जाए तो विभिन्न अवस्थाओं में किसी की विशेषताओं को जानने के लिए विकासात्मक विधि अति उपयोगी है, जबकि विकासात्मक दोषों को ज्ञात करने के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी है। ठीक, इतनी बात समझ में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और आज आपकी क्लास जल्दी खत्म करेंगे। पहले तो आपकी क्लास आज होने ही वाली नहीं थी, बट ये मनाइए कि हो गई किसी तरह, है ना। मैं चाहती नहीं हूँ कि आपका लॉस हो, बट अगर मुझे ऐसे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला तो फिर बंद करना पड़ेगा ना। लेकिन मैं अभी नहीं करूँगी ये क्लास बंद, इसलिए क्योंकि चाहे 10 बच्चे कंटिन्यू जुड़ रहे हो, मैं देखती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रोज़ आते हैं क्लास में और रोज़ पढ़ाई कर रहे हैं। सो ये डेडिकेटेड, मेरे सारी क्लासेस सिर्फ उन डेडिकेटेड बच्चों के लिए हैं जो रोज़ आ रहे हैं, और जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए भी है ना। बाकी जो लोग सिर्फ बीच में चले जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मे बी उनको PDF से समझ में आ जाता हो, बस, है ना। ये चीज़ें हो सकती है, या उन्होंने कहीं और से पढ़ रखा हो, या वो सेल्फ स्टडी के बेस पे, या कॉलेज जा रहे हो, उन्हें टाइम नहीं मिल रहा है, जॉब पे है ना। तो बिल्कुल बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। आप ये क्लासेस बाद में भी देख सकते हैं, फ्री टाइम में जब आप कभी बैठे हो, चाय पी रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो 30 मिनट्स की नियर अबाउट क्लास होती है। आप चाहें तो 2x की स्पीड में यानी 15 मिनट्स में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको पढ़ना है या नहीं। अब देखो, अब जैसे हर एक विधि जो होती है उसके अपने कुछ मेरिट्स होती हैं, कुछ डिमेरिट्स होती हैं। तो वैसे जीवन इतिहास विधि के डिमेरिट्स की बात अगर की जाए तो क्या है कि चूंकि यह विधि दीर्घकालीन है यानी बहुत लंबी है, अतः इसके संपादन के समय धन की अत्यंत हानि होती है, क्योंकि यह विधि कैसी है, यदि विधि आपकी व्यय साध्य है। इस विधि के द्वारा प्राप्त परिणाम व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, अतः उन्हें परिणामों के नियमों या सिद्धांतों के रूप में लागू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो, अब ये लाइन अगर हमको समझानी हो आपको तो कैसे समझोगे। देखो, ये जो बात कही गई है ये हर एक व्यक्ति के विशेष के लिए कही जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉब्लम कुछ और होगी तो साइकोलॉजिस्ट कुछ और बताएगा उसका निदान, सामने वाले की प्रॉब्लम कुछ और होगी, तीसरा आदमी जो आएगा उसको किसी और चीज़ से दिक्कत होगी, है ना। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट एक तरीका बता दे या एक फॉर्मूला बता दे कि हाँ इस बेसिस पे आप ये काम करिए, इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि जब सबकी परेशानी अलग है तो सबकी निदान भी अलग होंगे। ठीक, इतनी बात समझ में। अब देखो, इस विधि के द्वारा समूह के व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यह विधि पिछड़े, अपराधी एवं अत्यंत उद्दंड बालकों के व्यवहार के कारणों का पता लगाने, उनका अध्ययन करने एवं उनका समाधान खोजने में अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका अपना अलग ही महत्व है। अब देखो, अब हम लोग किसकी बात करेंगे तो उपचारात्मक विधि की। अब उपचारात्मक विधि क्या है तो आइए जानते हैं। देखिए, इस विधि में अनेक विधियों को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि इस विधि में व्यक्ति की विभिन्न समस्याओं को जानने हेतु उनका शारीरिक परीक्षण, मानसिक परीक्षण, साक्षात्कार आदि किया जाता है तथा समस्या के कारणों का पता लगाया जाता है, और अंत में चिकित्सा एवं मनोवैज्ञानिक विधियों के माध्यम से उसके यथा कारणों को दूर किया जाता है। क्योंकि इस विधि में निदान एवं उपचार दोनों शामिल हैं, अतः इसे उपचारात्मक विधि कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें निदान और उपचार दोनों शामिल हैं। ठीक, इसलिए इसे उपचारात्मक कहा गया है। अब इसके क्या गुण हैं आइए जानते हैं। कि इस विधि के द्वारा असामान्य बालकों यानी तोतले, हकले के व्यवहार को परिमार्जित करने में विशेष सहायता मिलती है। इस विधि के द्वारा चिंता, भय और कुसुमायोजन के कारणों का पता लगाकर उसका उपचार करने में सहायता मिलती है। मानसिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से व्यक्तियों के असामान्य व्यवहार के कारणों को जानने और उन्हें दूर करने की अति उत्तम विधि है। अब यदि डिमेरिट्स की बात की जाए यानी उपचारात्मक विधि के दोष की बात की जाए तो व्यक्ति की समस्याओं के कारणों को पता लगाने और दूर करना एक अत्यंत कठिन कार्य है। यह कार्य योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही संभव होता है, जो मिलना कठिन है। यह विधि समय, श्रम तथा धन की दृष्टि से अत्यंत व्यय साध्य है। इस विधि का प्रयोग कुशल मनोवैज्ञानिक ही कर सकते हैं। अब देखिए, यानी मनोविश्लेषण विधि की बात की जाए, साइको एनालिटिक मेथड की बात की जाए तो फ्राइड महोदय ने इस विधि को जन्म दिया है। अब पूछा जा सकता है कि मनोविश्लेषण विधि का जन्म किसने दिया, तो 4 ऑप्शन होंगे, आपको क्या टिक करना होगा, फ्राइड करना होगा, है ना। तो फ्राइड महोदय ने बताया कि मानव का व्यवहार उसके शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकता एवं भौतिक जगत में उपस्थित, देखिए इसमें विशेष क्या कहा जाता है, देखिए कि
उसकी व्यवहार चेतन मन की जानकारी हमें मनोविश्लेषण विधि के द्वारा होती है। इस विधि के माध्यम से हम दबी हुई आंतरिक मन स्थिति एवं इच्छाओं और भावनाओं का विश्लेषण कर उसका उपचार करते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी मनोविश्लेषणात्मक विधि। अब यदि बात करें इसके तो फिर इसके गुण और अवगुण की, यानी मेरिट्स और डिमेरिट्स की। तो देखिए इसमें सबसे पहले मेरिट्स की बात यदि करें तो इस विधि के द्वारा व्यक्ति के चेतन मन एवं अचेतन मन दोनों की जानकारी प्राप्त हो, यानी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के विषय में हम लोग जान सकते हैं। इस विधि में मानव अपनी बातों को छिपा नहीं पाता है, अतः मानव की आंतरिक स्थिति का वास्तविक ज्ञान होता है। इस विधि के द्वारा विषय के मानसिक विकारों का उत्तम उपचार किया जाता है। देखिए अब ज़्यादा मेथड्स नहीं पढ़ने आपको, एक बार पहले विकासात्मक विधि के गुण और दोष की बात कर लेते हैं, फिर तुलनात्मक विधि पढ़ेंगे। देखिए बालक के विकासात्मक दोषों का पता लगाने की यह विधि बहुत उपयोगी होती है। इस विधि के द्वारा बालक को विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं को पता लगाया जाता है। अब देखिए ये जो टॉपिक है ना, बालक की अवस्थाएं, ये शैशवावस्था, किशोरावस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पेपर 3 की क्लासेस में हम आपको पढ़ाएंगे, है ना, तो वो क्लासेस लेना ना भूलिएगा। सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, बस बशर्ते आप पढ़ते रहिए, है ना। अब देखिए विकासात्मक विधि के दोष की यदि बात करें, हाँ एक चैप्टर है लर्निंग, उसके मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगी, बस आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ओके। अब देखिए किसी भी एक प्रयोगकर्ता के द्वारा किसी एक व्यक्ति के सभी क्रियाओं का अध्ययन करना अति कठिन है। इसमें अत्यंत लंबी अवधि होती है, जिसके कारण विषय के पर्यावरण को कभी कभी भारी परिवर्तन हो जाता है। अब यदि तुलनात्मक विधि की बात करें, यानी कंपैरेटिव मेथड की बात करें, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों समूह के व्यवहार संबंधी समानताओं एवं असमानताओं, यानी उनकी जो समानताएं हैं, यानी उनमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं और डिसिमिलैरिटीज़ हैं, इसको जानने के लिए तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम और श्याम 2 लोग हैं, है ना, तो इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं, इनके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, विभिन्न मनोवैज्ञानिक की इस विधि का उपयोग करके कई उपयोगी तुलनाएं की हैं तथा इन तुलनाओं के द्वारा अनेक तथ्यों का उद्घाटन किया है, जिसके द्वारा उस तुलना से संबंधित लोगों के व्यवहारों को समझने में सहायता मिलती है। अब यदि तुलनात्मक विधि के गुण की बात की जाए, मेरिट्स ऑफ कंपैरेटिव मेथड की बात की जाए, तो इस विधि के द्वारा पशु एवं मानव के व्यवहार संबंधी समानता एवं असमानताओं का पता लगाते हैं। इस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक तथ्यों की खोज की जाती है। इस विधि के द्वारा 2 समूहों के व्यवहार की भी तुलना की जा सकती है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए तुलनात्मक विधि के अपने कुछ दोष होते हैं, क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं। यह विधि अन्य विधियों द्वारा प्राप्त परिणामों की तुलना करती है, अतः यह विधि एक स्वतंत्र विधि नहीं है। ठीक, क्या है कि ये आपकी इंडिपेंडेंट मेथड नहीं है। इस विधि का प्रयोग करने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है ना। जो विशेषज्ञ होंगे वही तो, यानी हम और आप ये नहीं कर सकते हैं। मनोविज्ञान की इन प्रमुख विधियों के अलावा कई और भी विधियां हैं, जैसे परीक्षण विधि, सांख्यिकी विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि आदि सभी विधियों का प्रयोग विभिन्न मनोवैज्ञानिक के द्वारा समय समय पर किए जाते हैं। ठीक, तो ये थी हमारी आज की क्लास और होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। आप बस ये है कि मतलब कल के कमेंट्स का मैं आंसर नहीं कर पाई, मैं थोड़ा सा बिजी थी इस टाइम। बाकी देखिए आप पीडीएफ के लिए मैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और यदि आपकी कोई समस्या है, कोई क्वेश्चंस हैं तो हाँ। और जो बच्चे ये पूछ रहे हैं ना बार बार बुक्स देखिए हुआ क्या है, मैं आपको बुक्स बता दूं। अब बुक्स के पीछे का लॉजिक देखिए, आप भी मेरी जगह होते तो क्या करते हैं कि CSJMU का लेटेस्ट सिलेबस आया है, अभी सिलेबस आया ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, तो मार्केट में आपकी नए पैटर्न की बुक नहीं आई है। ठीक है, और फिलहाल अभी ये भी नहीं क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाला चीज़ भी, मान लो ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको कुछ उस मतलब आपका लॉस नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि देखो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा तो बुक से ही रहे हैं, लेकिन हम जो कंटेंट दे रहे हैं आपको वो जो लेटेस्ट सिलेबस है ना उसको हम डिवाइड कर करके, है ना, पूरा एकदम अच्छे से दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब एक बुक मान लीजिए आप पुराने सेशन की खरीद भी लें तो फिर आप क्या पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी आपको चेंजमेंट देखने पड़ेंगे। या तो आप ऐसा कर लिए, बस एक काम कर सकते हैं, आपके अगर सीनियर्स हैं कोई तो आप उनसे बुक ले लीजिए, या कॉलेज की लाइब्रेरी से जाकर के कुछ दिन बुक लेकर के पढ़ सकते हैं। बाकी नई बुक्स खरीदना, अभी इतने पैसे भी लगे और पुराने सेशन की खरीदें तो फिर क्या ही मतलब होगा। बुक खरीदिएगा तो नए सेशन की ही खरीदिएगा, और अगर मान लीजिए इस सेमेस्टर में नहीं खरीद पा रहे हैं तो फिर आप जो मैं PDF दे रही हूँ उससे पढ़िए, लाइब्रेरी से पढ़िए कॉलेज की, और बाकी अपने सीनियर से ले लीजिए थोड़े दिनों के लिए, बाकी अपने नोट्स बनाते रहिए, टीचर जो पढ़ा रहे हो, है ना, ये कर सकते हैं आप। और बाकी जैसे ही नई पैटर्न पे कुछ आता है तो मैं आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से अवगत करा दूंगी। ठीक, तो ये थी हमारी आज की क्लास, और आपको क्या चेंजमेंट चाहिए क्या नहीं ये सब बताते रहिएगा। फिलहाल आपसे मिलते हैं शाम की कक्षा में, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल एक बच्चे ने लिखा भी था, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। तो जब मैंने ये सब बोला तो उसने लिखा अपनों के लिए, वो मैंने वो चीज़ देखी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी लिख दिया करिए, है ना। सो
सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओके।